नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि गुजरात से आ रही है। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। घाटलोडिया सीट से विधायक है भूपेंद्र पटेल। मुझे कुछ बोलना भाई। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हमारे साथ। ब्रजेश जी, देखिए, लगातार मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला जारी है। येदियुरप्पा को बदला गया, उत्तराखंड में बदला हुआ और अब गुजरात में भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया। क्या माने निकाले जाएं आने वाले चुनाव के मद्देनजर? 5 महीने में 5 मुख्यमंत्री के बदले गए हैं। ये अपने आप में बीजेपी की सियासत समझिए, या तो बीजेपी की मजबूरी आप समझिए, या फिर ये बीजेपी की सियासत। महज कुछ महीनों के संपर्क कट गया। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर से एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें आपको, भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान नरेंद्र तोमर ने किया है। अब ये गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे। विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा कर दिया और अब देखिए भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हो गया। 2022 में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये बड़ा बदलाव। और लगातार मुख्यमंत्री बदले गए हैं कई राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नरेंद्र तोमर ने भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान किया और भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जाहिर तौर पर गुजरात के चुनाव को लेकर बीजेपी को रिस्क नहीं लेना चाहती। देश के गृह मंत्री अमित शाह का राज, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा अहम हो जाता है ये चुनाव आने वाला गुजरात के लिहाज से, क्योंकि पिछली बार भी बामुश्किल ही जीत दर्ज कर पाई थी। 99 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती बीजेपी। लिहाजा विजय रूपाणी का इस्तीफा हुआ और अब भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान। नरेंद्र तोमर ने भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ब्रजेश श्रीवास्तव एक बार फिर से जुड़ गए। ब्रजेश जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, 5 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल दिए बीजेपी ने। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है या मजबूरी, ये तो नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, ये अपने आप में एक खास बात है। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में एकदम नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और वो नया चेहरा सबकी नजर तमाम नाम पर थी कि क्या मनसुख मांडविया मुख्यमंत्री बनेंगे, नितिन पटेल मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर और कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इसको लेकर के चर्चाएं थी। लेकिन जिस तरीके से चौंकाने वाले एक विधायक को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है, ये बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और शायद यही सबसे बड़ी बात है कि भूपेंद्र पटेल एक नॉर्मल विधायक के तौर पर जो है पार्टी में थे और उन्हें अब मुख्यमंत्री की कमान दी गई है। ये अपने आप में बेहद अहम है। अगर जी, भूपेंद्र पटेल के नाम का जो प्रस्ताव है विजय रूपाणी ने रखा, विधायकों ने उसका अनुमोदन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र पटेल को लेकर के नाम कोई चर्चा भी नहीं थी, बावजूद उसके उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए जो है रखा गया। भूपेंद्र पटेल के बारे में बात की जाती है कि वो संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं, और संगठन के साथ साथ जो पटेल और पटेल बिरादरी है, उसमें उनकी अच्छी खासी पकड़ है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया और भूपेंद्र पटेल को अहम जिम्मेदारी दी गई। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा ले चलते हैं। हाँ, 2 वर्ष पहले हम लोगों ने जब विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया था, तो निश्चय किया था कि जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी
एक ऐसे राजा थे जिन्होंने शिक्षा पर एक बना नहीं, जाहिर सी बात है जो शिक्षक सम्मेलन है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस परिवर्तन के साथ हम तेजी से आगे बढ़े हैं और आज एक शैक्षिक परिवर्तन के कारण पूरे उत्तर प्रदेश का सकारात्मक वातावरण बना है। नकलविहीन परीक्षा के साथ आज एक पारदर्शिता पूर्वक शिक्षक के साथ में जो गतिविधियां हैं, शिक्षा का जो महत्व है वो बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। रायबरेली से खबर है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बैठक की है संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ। ये बैठक हुई है, मंथन हुआ है 2022 चुनाव को लेकर प्रियंका की बैठक हुई है। लखनऊ के बाद रायबरेली पहुंची है प्रियंका गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त रायबरेली में मौजूद है प्रियंका गांधी। एक अहम बैठक हुई है संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ, मंथन हुआ है 2022 के चुनाव के मद्देनजर। ये देखिए, दर्शन करने भी पहुंची थी बजरंगबली के, वो तस्वीर भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे प्रियंका गांधी की, जब वो रायबरेली पहुंची और बड़ी बैठक हुई है कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को लेकर। 2022 के चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई जा रही है। प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर हैं, 2 दिन लखनऊ में रहे, उसके बाद रायबरेली पहुंची हैं। यहां पर पहुंचकर वो मंदिर गई, बजरंगबली के सामने मत्था टेका और अब खबर आ रही है कि बैठक ली है रायबरेली में और बैठक में तमाम कार्यकर्ताओं को के साथ रणनीति बनाई प्रियंका गांधी वाड्रा ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, यूपी प्रभारी, बता दें कि प्रियंका गांधी ही के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है यूपी चुनाव के मद्देनजर, और उसको लेकर पूरे प्रदेश में एक तरीके से एक्टिव नजर आ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। और रायबरेली में इस वक्त मौजूद हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंथन वहां पर किया, कार्यकर्ताओं के साथ घिरी नजर आई प्रियंका गांधी। तो 2022 के चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा की एक बैठक हुई। उस बैठक में दिशा निर्देश उन्होंने दिए, क्योंकि चुनाव करीब है और अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश में जुटी है कांग्रेस पार्टी। रायबरेली यानी कांग्रेस का गढ़ आप कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रायबरेली और अमेठी 2 ऐसी सीटें नहीं जहां से कभी कांग्रेस नहीं हारती, लेकिन पिछली बार अमेठी हाथ से फिसल गया, लेकिन रायबरेली में अभी भी सोनिया गांधी सांसद। लेकिन बड़ी चीज यह है कि प्रियंका गांधी रायबरेली में मौजूद हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रही हैं 2022 चुनाव के मद्देनजर। अब बात कुशीनगर की करते हैं, तो कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला देखने को मिला है। विपक्ष पर सीएम योगी ने बड़ा हमला किया है। कांग्रेस को 2022 में 2 सीट भी नहीं मिलेगी, ये बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने। सपा बसपा ने भी सरकारें बनाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें। कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और संबोधन में अपने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 2 सीट भी नसीब नहीं होगी आने वाले चुनाव में कांग्रेस को। सपा बसपा ने भी सरकारें बनाई हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया। तो मुखर नजर आ रहे हैं आजकल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो खुलकर बोलते नजर आए कुशीनगर में। कांग्रेस पर उन्होंने करारा हमला बोलते हुए कहा कि 2 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में। और सपा और बसपा का जिक्र करते उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहले भी सरकारें बनाई हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस को 2022 में 2 सीट भी नहीं मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी आक्रामक नजर आ रहे। इस बीच कुशीनगर में उनका यह बयान सामने आया कि सरकारें तो सपा बसपा ने भी बनाई, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। और यह कार्य आज जिस प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, सरकार मोदी जी के इस बोध वाक्य के साथ चल रही है।
डोल और दुर्गा पूजा के लिए तमाम आप लोगों को परेशानी होती थी। आज कोई परेशानी कर पाएगा क्या? आज कोई परेशान करके देखे तो क्या होगा फिर? पहले छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे होते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे होते थे। और भाइयों बहनों, दंगाइयों को हमने दो टूक कहा, दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियों तक पूरी खानदान बिक जाएगी, भरपाई नहीं कर पाओगे। चुपचाप घर में बैठो, सब्जी बेचने का काम करो। और आज आप देख रहे होंगे दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, 4.5 साल हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। और नहीं तो कोई पर्व और त्योहार आता था, ये दंगाई सड़क पे निकल करके तोड़ फोड़ करते थे, बहन बेटियों को छेड़ते थे। आज तो महिला आरक्षी जहां पर कोई सोहदा मिलता वहीं पर उसकी धुनाई तुड़ाई और दांत छूता सब चलते हैं उनका। वहीं कुशीनगर से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीरनगर पहुंचे, जहां जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। रेडीमेड गारमेंट आपके घर घर में बनता हुआ दिखाई देगा और एक समय आप बांग्लादेश और वियतनाम को फेल करके खल्लाबाद, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज आसपास के जनपदों की बहन और बेटियां अपने अपने घरों में रेडीमेड गारमेंट बनाएगी, मार्केट को देगी और मार्केट उसे न केवल यहाँ के बाजार की आपूर्ति के लिए बल्कि दुनिया के बाजार में पहुंचाने का कार्य भी करेगी। श्रम सस्ता है, यहां पर इसका उपयोग हम आगे बढ़ा करके उन्हें बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और यहां पर पर्याप्त जल संसाधन है। पर्याप्त जल संसाधन का मतलब हम खेती बाड़ी को भी अच्छा कर सकते हैं, कृषि अच्छी हो सकती है, बागवानी अच्छी हो सकती है, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का कार्य यहां पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है, मत्स्य उत्पादन का कार्य अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। इस दिशा में भी स्वयंसेवी समूह बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और राज्य सरकार उन्हें रिवॉल्विंग फंड दे करके आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। अभी पिछले 1 महीने के अंदर काफी बरसात हुई और इस बरसात के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 15-17 जनपदों में भीषण बाढ़ की भी समस्या पैदा हुई थी। मैं वर्चुअली जिला प्रशासन से रिपोर्ट ले रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग रिपोर्ट ले रहे थे। मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादा प्रभावित जनपदों में दौरा भी किया था। हर बाढ़ पीड़ित के साथ सरकार की संवेदना है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं अपने मंच पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से मैं यही आग्रह करूंगा, हर बाढ़ पीड़ित को शासन की सुविधा का, राहत का राशन किट उन्हें उपलब्ध अवश्य हो जाए, ये सुनिश्चित करने का कार्य कर लें जिससे कोई भी बाढ़ पीड़ित अपने को उपेक्षित महसूस न करे। तो हिंदुस्तान की राजनीति में आम आदमी पार्टी का उदय होना है, फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इतिहास बनना वाकई में ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जिसे कई दशकों तक शायद ही कोई पार्टी तोड़ सके। दिल्ली में विजय रथ पर सवार आम आदमी पार्टी धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी दस्तक दे रही है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने जिम्मेदारी भी संभाल ली है। वैसे तो नोएडा और आगरा में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा हो चुकी है, लेकिन 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा क्यों खास रहने वाली है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अयोध्या से आपकी स्पेशल प्लानिंग। 14 सितंबर को तिरंगा यात्रा की तैयारी। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की बड़ी जिम्मेदारी। आपकी भी हुंकार, यूपी चुनाव में यलगार। लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या सभी पार्टियों के लिए केंद्र बन चुका है। लगभग सभी पार्टियों ने अयोध्या से 22 की मुहिम शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई है। नोएडा और आगरा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने के बाद अब आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में सियासी ताकत दिखाएगी।
और इस पूरी यात्रा को राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अगुवाई करेंगे। अयोध्या में आपकी तिरंगा यात्रा, 10,000 से अधिक भीड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य। गुलाब बाड़ी के मैदान से गांधी पार्क तक जाएगी यात्रा। मनीष सिसोदिया सांसद संजय सिंह रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। दरअसल पूरे एक साल आम आदमी पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव मनाने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी अपनी तिरंगा यात्रा से आगामी विधानसभा चुनाव का सियासी संदेश देगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा में पार्टी जनता के बीच जाएगी और बताएगी कि गरीब आदमी की झोपड़ी में 24 घंटे उजाला होना चाहिए। उनको 300 यूनिट फ्री में बिजली, बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधा भी मिले। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान भी मिलना चाहिए। हालांकि अयोध्या में 23 सितंबर तक धारा 144 लागू है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जिला प्रशासन से तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति लेगी। इन सब के बीच एक बात तो समझ में आ गई है, इस बार अधिकतर पार्टियां अयोध्या में भगवान श्री राम के आशीर्वाद के साथ ही चुनावी मैदान में उतर रही है। बस देखना होगा जीत के सत्ते का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बढ़ते आगे बात मऊ की करते हैं तो मऊ के मधुबन विधानसभा से वर्तमान विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग की जमकर सराहना की। यहां तक कि अपने जीत का श्रेय भी प्रबुद्ध वर्ग को उन्होंने देते हुए कहा कि अपने विकास कार्य को बताते हुए सरकार की नीतियों को भी उन्होंने सराहा। फायर ब्रिगेड का जिक्र करते हुए अपने क्षेत्र में सुविधा जल्द उपलब्ध कराने की बात उन्होंने कही और कहा कि मऊ टर्मिनल जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। उधर वाराणसी के रामनगर में स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के वार्ड में आवारा पशु टहल रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, अस्पताल परिसर में आवारा पशु घूमता नजर आ रहा है। वीडियो ये वायरल है। वाराणसी की तस्वीर, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र और अस्पताल परिसर में आवारा पशु की तस्वीर। आगरा में विद्युत सबस्टेशन में 1 दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की है, दस्तावेज फाड़ दिए हैं। विरोध करने पर विद्युत कर्मियों के साथ जमकर लाठी डंडों से मारपीट की गई। विद्युत कर्मियों का आरोप है कि रोस्टिंग में जबरन विद्युत लाइन को दबंग जुड़वा रहे। विद्युत सप्लाई नहीं चालू करने पर दबंग बौखलाए हुए हैं। विद्युत घटना को अंजाम दिया गया। उधर रामपुर थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे जौहर हॉस्पिटल के पास 31 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। रामपुर से खबर। अब बात बरेली के करते हैं तो बरेली से इस वक्त खबर आ रही है कि आग लगने से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। आग लगा हुआ पूरा मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जनकपुरी का है। घर में आग लगी, सामान जलकर राख हो गया और आग किस कदर लगी वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची, लेकिन जो आग थी वो कितनी विकराल थी वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। हेलो भैया, जनकपुरी लाइन बंद। अरे लाइट बंद करवा दो संजय, लाइट करा रहा हूं यार, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।